अस्सलाम वालेकुम मैम। जी बच्चे, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन घर में? मैम सही जा रहे हैं। सर्दी ज़्यादा तो नहीं है? मैम बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है। सर्दी से आपको पता है ज़्यादा बचना है आप लोगों ने। ओके मैम। क्योंकि कोरोना जो है ना, ये ज़्यादा कम टेम्परेचर में जो है वो मोर लीथल है। तो घरों में है और अगर फिर भी एहतियात नहीं करेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा, पिछली क्लास में तो आधे से ज़्यादा क्लास तो सोई हुई थी, आज जाग रही है? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी बच्चे, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी बेटा, वालेकुम सलाम। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कुछ रिवीजन करवाई थी। यस मैम, हमने पिछले लेक्चर में रिवीजन ही की थी। अच्छा, ठीक है। तो आपके पास जनरल अल्ट्रासाउंड के कितने लेक्चर्स हो चुके हैं? मैम 11 हो गए हैं 11। सो शायद। टुडेज और 12th लेक्चर। यस मैम। एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं इसमें ना ऐड कर लूँ लेक्चर 12। और अच्छा, आज साल का आखिरी दिन भी है ना। ठीक हो गया, स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। चलें ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जो है वो प्रीवियस लेक्चर जो हमारा हो चुका है उसमें मैंने आपको डॉपलर का जो है वो बेसिक्स बताया था, उसमें कुछ डॉपलर इक्वेशन बताई थी, आपको कंटिन्यूस वेव डॉपलर का और पल्स डॉपलर का डिफरेंस पता चल गया था, और उसमें कलर डॉपलर क्या होता है वो भी पता चल गया था। ठीक है, ऐसे ही है। और डॉपलर क्यों ज़रूरी है, कहाँ कहाँ हमें हेल्प आउट करता है। अच्छा, एक बड़े मज़े की बात जो मैंने हर लेक्चर में ऐड नहीं की, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो औरली बताने वाली होती हैं, हर चीज़ लेक्चर में ऐड नहीं की जा सकती। जैसे आगे आप लोग ना इंशाल्लाह जब आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर्स में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे एंजियोग्राफी, आप पढ़ेंगे फ्लोरोस्कोपी, आप पढ़ेंगे लाइक कंट्रास्ट स्टडीज़। कंट्रास्ट का नाम सुना है? यस मैम। यस मैम। जो वेजल्स को या ऑर्गन्स को जो है वो इन्हांस यस करके मैम। बताता यस मैम। है। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में जो है ना आपको एक मेरे कल वाले बच्चों का एक लेक्चर था, एनजीओ वाले बच्चों का एक लेक्चर था, मैं आपको वैसे ही वो एक लेक्चर दिखाती हूँ। उसमें वो बेसिकली जो लेक्चर था ना, एक सेकंड मैं आपको ना वो लेक्चर शो कराती हूँ। वो बेसिकली कंट्रास्ट एजेंट्स पे ही वो लेक्चर था। तो मैं आपको थोड़ा सा वो आपसे शेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि जो है ना आपको पता चल जाए कि भाई कंट्रास्ट का रोल क्या है। ठीक है भाई, कंट्रास्ट हमें इनहांस करके इमेजेस कैसे दिखाते हैं। ऐसे तो मैं मुंह से बोल रही हूँ कि कंट्रास्ट जो है वो हमें इनहांस करके इमेजेस दिखा देते हैं, लेकिन वो इनहांस करते कैसे हैं, वो नॉर्मल कैसी दिखती हैं, विदाउट कंट्रास्ट कैसी दिखती हैं और विद कंट्रास्ट कैसी दिखती हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सारी क्लास प्रेजेंट है? नो मैम, अभी नहीं आई सारी। आज के बाद आप लोगों की जो अटेंडेंस है ना वो फर्स्ट 15 मिनट्स में हुआ करेगी। जो फर्स्ट 15 मिनट्स में जो बच्चे प्रेजेंट हैं, ठीक है। आप लोग अक्सर बच्चे मुझे ये ओके कहते हैं कि हम मॉर्निंग के टाइम ज़्यादा फ्रेश होते हैं, हमें लर्निंग जो है वो ज़्यादा अच्छे से होती है हमारी। तो क्या जब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो हमारे जो हैं वो पहले 30-40 मिनट ज़्यादा जो है वो एनर्जेटिक होते हैं या आखिरी 30-40 मिनट ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं? मैम स्टार्टिंग वाले। फर्स्ट वाले स्टार्टिंग तो वाले। इसीलिए जो है मैं भी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ पहले आधे पौने घंटे में। बाद में तो कुछ बंदा थक सा जाता है बोल बोल के। तो इसलिए इन नेक्स्ट क्लास
हम पहले 15 मिनट में जो है वो अटेंडेंस मार्क करके लेक्चर स्टार्ट कर लिया करेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चे जो भी प्रेजेंट हैं, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे बात की कि भाई आपको ये पता है कि भाई कंट्रास्ट एजेंट्स कोई चीज़ होती है, लेकिन वो कंट्रास्ट एजेंट्स हमें इन्हांस करके कैसे इमेजेस दिखाते हैं और फिर इनका डॉपलर अल्ट्रासाउंड से क्या तल्लक है, ये सिर्फ मैं बेसिक एम ये था आपको बताने का, ठीक है। ये मेरे बच्चों एनजीओ वाले बच्चों का जो है वो लेक्चर है। अब ये आपको एक एक्सरे नज़र आ रहा है, ठीक है। एक्सरे आपको अब्डोमेन का नज़र आ रहा है, ये स्पाइन है, ये रिब्स हैं, ये अब्डोमेन है, ये पेल्विस है और ये आइलिक बोन है, ठीक है। अब हमने इसमें बेरियम कंट्रास्ट को जब इंजेक्ट कर दिया, बेरियम एनीमा है बेसिकली, ये हमने लार्ज बाउल को देखना है। ये हमारे पास असेंडिंग है, ये ट्रांसवर्स है, ये डिसेंडिंग कोलन है, ये सिग्माइड है और रेक्टम है, और ये हमारे पास जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो क्या आपको नॉर्मल एक्सरे पे जो है वो इंटेस्टाइन्स नजर आई विदाउट कंट्रास्ट? नो मैम। तो नो मैम। कंट्रास्ट ने क्या किया कि बाउल को इन्हांस करके हमें दिखा दिया, ठीक है। इसी तरह से जब हम जो है वो हमारे पास ये है सॉफ्ट टिश्यू, ये सॉफ्ट टिश्यू इन्हांसमेंट है। अब हमारे पास वेजल्स की इन्हांसमेंट भी होती है कि हमने सिर्फ वेजल्स को देखना है, तो उसके लिए एक डिफरेंट किस्म का हमने कंट्रास्ट इंजेक्ट किया और हमें जो है वो ये हार्ट की वेजल्स नज़र आना शुरू हो गए, ये हमें रीनल वेजल्स नज़र आना शुरू हो गए, ये लोअर लिम्ब की वेजल्स नज़र आना शुरू हो गई। इसमें जो है इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर्स में जाएंगे तो आप वो देखेंगे कि भाई कौन कौन से जो है वो कंट्रास्ट एजेंट्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है। आर्टरीज के लिए कौन से होते हैं, वेजल्स के लिए कौन से होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए कौन से होते हैं, ठीक है। अब ना अब मैं सिर्फ आपको ये एम है दिखाने का कि इसमें जो है वो हमने कंट्रास्ट इंजेक्ट किया है तो हमें वेजल्स जो वो सॉफ्ट टिश्यूज जो हैं वो क्लियर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो है जब हम नॉर्मल हमारे पास ये एक्सरे का इमेज है, इस नॉर्मल एक्सरे की इमेज में जो है वो हमें रीनल पेल्विस जो है किडनी के साथ का एरिया और यूरिटर्स और यूरिनरी ब्लैडर नॉर्मल एक्सरे पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब हमने कंट्रास्ट दिया तो हमें जो है वो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्लियरली नज़र आने लग गया। अगर यहाँ पे कोई ब्लॉकेज होगी, यहाँ पे कोई स्टोन होगा तो वो नजर आएगा, आएगा ना? यस मैम। यस यस मैम। मैम, यस ठीक मैम है, आएगा। सिर्फ यही है। अगर आप लार्ज बाउल देखना चाहें, आप अगर आपका दिल है कि आप जो है वो लीवर को कंट्रास्ट इन्हांस्ड देखें, अगर आप जो है स्प्लीन को देखना चाहें, अगर आप ब्रेन की वेजल्स को देखना चाहें, मैं आगे वो आपको इमेजेस खोल के दिखाती हूँ, ठीक है। सो लेट्स इन केस ऑफ ये हमारे पास ब्रेन की वेजल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास रीनल वेजल्स हैं, रीनल एंजियोग्राफी हमने की है तो इसने हमें जो है वो सिर्फ रीनल वेजल्स दिखाई, ठीक है। उसके बाद ये हैंड की वेजल्स हैं, एक्सट्रीमिटी की वेजल्स अगर हम देखना चाहें, ठीक है। उसके बाद लोअर एक्सट्रीमिटी की लेग्स की वेजल्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपको बताने का ये मतलब था, ये चीज़ आपको शो कराने का ये एम था कि आपको सिर्फ ये डिफरेंस पता चल जाए कि नॉर्मली जो है वो एक्सरे में और कंट्रास्ट स्टडीज़ में डिफरेंस क्या है, हमें नॉर्मल एक्सरेज पे या सीटी पे या एमआरआई पे इमेजेस कैसे नज़र आती हैं और जब हम उन्हें कंट्रास्ट इन्हांस्ड करके दिखाते हैं तो हमारे पास टिश्यूज़ कैसे प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई हमने तो पढ़ना डॉपलर अल्ट्रासाउंड था, लेकिन मैडम हमें क्यों कंट्रास्ट स्टडीज़ दिखा रही हैं। तो किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि क्यों मैं आपको कंट्रास्ट इन्हांस्ड जो है वो वेजल्स दिखा रही हूँ या स्ट्रक्चर्स दिखा रही हूँ। मैम डॉपलर में हम लोग को जो वेसल्स वगैरह हमने अगर इन्हांस करके देखनी है तो हम कंट्रास्ट ही यूज़ करेंगे। कोई और बच्चा? मेरी मर्जी का जवाब नहीं आया। जुबिया प्रेजेंट है? मैम डॉपलर से भी हमें इन्हांस की चीजें नजर आती है। एग्जैक्टली वेरी गुड आंसर। कि हमें जब डॉपलर अल्ट्रासाउंड है उसने जो है वो कंट्रास्ट की ज़रूरत अल्ट्रासाउंड में मास्क कर दी है, ठीक है। कि हम जो है डॉपलर अल्ट्रासाउंड एक ऐसी मोडालिटी है जिसमें हमें पेशेंट को कंट्रास्ट इंजेक्ट करके नहीं देखना पड़ता। डॉपलर एक ऐसी मोडालिटी है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि हम जब उस पर पावर डॉपलर, उस पर कलर डॉपलर, उस पर कंटिन्यूस वेव डॉपलर जब हम उस पर अप्लाई करते हैं तो वेजल्स ऑटोमेटिकली कंट्रास्ट दे देती हैं। हमें है जो बाकी सारी मोडालिटीज़ के अंदर हमें कंट्रास्ट इंजेक्ट करना पड़ता है, लेकिन
लेकिन ये एक ऐसी मोडालिटी है जिसमें ये खुद ब खुद ही वेजल्स को कंट्रास्ट प्रोवाइड कर देती है और वेजल्स हमें क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में अगर आपको याद हो तो जो हमारे पास डॉपलर था, पल्स वेव जो डॉपलर था हमारे पास, उसमें अगर आपने देखा तो हमारे पास वेजल्स जो थी वो एक एक अलग अलग होके नज़र आ रही थी। तो क्या जब एक एक वेजल हमें अलग अलग होके नज़र आ रही हो तो क्या वहाँ ज़रूरत रहती है कि हम मरीज़ में जो है एक दवाई इंजेक्ट करके वेजल्स को प्रोमिनेंट करके देखें? नो मैम। नो मैम। नो तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड सुपीरियर टू कंट्रास्ट एजेंट्स हो गया कि नहीं? यस 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 मैम। मैम। ठीक है, ये बेसिक एम था मेरा आपको कंट्रास्ट की इमेजेस दिखाने का। हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, कौन सा बच्चा फटाफट बताएगा कि कौन कौन सी डॉपलर की जो है वो हमने मोड्स पढ़ लिए थे? कौन कौन से मोड्स होते हैं डॉपलर अल्ट्रासाउंड में? मैम हमने ए मोड पढ़ा था, हमने बी मोड पढ़ा था, हम लोगों ने एम मोड पढ़ा था। ये तो ग्रे स्केल इसके के हो बाद गए। इसकी ये एप्लीकेशन तो रट्टा है, ये तो रट्टा है, ये तो ग्रे स्केल के हो गए। मैम इसकी एप्लीकेशन आगे हमने पल्स वेव, कंटिन्यूस और पावर डॉपलर और हम लोगों ने कलर डॉपलर भी पढ़ा था। पढ़ते नहीं हैं आप लोग। अच्छा चले हैं, हम स्टार्ट करते हैं डॉपलर अल्ट्रासाउंड। अब भाई अब डॉपलर अल्ट्रासाउंड की इंपॉर्टेंस पता चल गई है। यस मैम। चलिए इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब भाई प्रिंसिपल क्या है डॉपलर का वो देखते हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा, आपको एक इक्वेशन भी बताई कि भाई कौन सी चीज़ किसके लिए जो है वो डिनोट की जाती है। अब अगर आगे उसकी कोई एब्रीवेशन आ जाए तो आपको पता होगा कि भाई ये फ्रीक्वेंसी है, ये डेंसिटी है, ये स्पीड है, ये थीटा है, तो ये एंगल है। ठीक है, और एंगल किसके दरमियान बन रहा है वो भी पता होना चाहिए। कोई मुश्किल है पिछले लेक्चर्स में? नो मैम। ठीक है, चले खैर मुश्किल तो है, मुझे पता है कि ये नहीं, ये भी भूल जाते हैं कि अल्ट्रासाउंड रूम में जो है जब सुबह अल्ट्रासाउंड करने के लिए जाएंगे तो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। ऐसे भी चीते रहते हैं मेरे इस क्लास में। खैर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉपलर मेथड्स ऑफ इवैल्यूएटिंग ब्लड फ्लो इंक्लूड कंटिन्यूस वेव डॉपलर, रेंज गेटेड पल्स डॉपलर विद स्पेक्ट्रल एनालिसिस एंड कलर डॉपलर इमेजिंग। ठीक है, यही चार चीज़ें जो है वो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ी थी। अब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी उनकी हमने टर्म्स देखी कि भाई कंटिन्यूस वेव उसकी फिजिक्स देखी कि कंटिन्यूस में जो है वो साउंड बीम जा रही है और आ रही है। ठीक है, लेकिन पल्स डॉपलर में हमने ये किया कि जो है एक बर्स्ट ऑफ पल्सेस गई और उन्होंने सिग्नल वापस देना शुरू कर दिया। ठीक है, और कलर डॉपलर में जो है वो क्या है कि हमें कलर इमेज आ रही है, और पावर डॉपलर में ये हुआ कि जो है मोर सेंसिटिव है वो पल्स डॉपलर से, और उसने क्या किया वेजल्स को अलग अलग करके दिखाना शुरू कर दिया। दीज मेथड्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। ये चारों के चारों मेथड कौन से प्रिंसिपल पे बेस कर रहे हैं? दैट अ साउंड वेव रिफ्लेक्टेड बाय द मूविंग ब्लड हैज अ फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द इंसिडेंट साउंड वेव। ये वो प्रिंसिपल है, ये एटीन्यूएशन का प्रिंसिपल है कि ये इस पॉइंट में ये राइटर ये कह रहा है कि साउंड वेव जिस एनर्जी के साथ मूविंग ब्लड के साथ टकराएगी वापस उस इंटेंसिटी के उस इंटेंसिटी से वापस ट्रांसड्यूसर तक नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, कोई बताएगा? मैम कुछ होती हैं वो इसमें जॉब हो जाती हैं, कुछ स्कैटर्ड हो जाती हैं और कुछ होती है वो रिफ्लेक्ट बैक absorb हो होती हैं, जाती है, कुछ इंटेंसिटी स्कैटर बहुत हो कम जाती होती है इस वजह से ठीक है, समझ उतनी गए? फ्रीक्वेंसी के साथ भी वापस नहीं आती। द चेंज इन, अब ये जो फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, अब ये फ्रीक्वेंसी जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है कि जो साउंड वेव गई और वापस उस इंटेंसिटी से नहीं आई, तो उसने जो फ्रीक्वेंसी में चेंज किया वो प्रोपोर्शनल है किसके? वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो के। ठीक है, कि वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो अगर हाई होगी तो साउंड बीम ज़्यादा एटीन्यूएट होगी, अगर या जो है अगर ब्लड फ्लो की वेलोसिटी कम है तो वो कम एटीन्यूएट होगी। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आता है, चाहे वो फ्रीक्वेंसी कम होती है या वो ज़्यादा होती है, वो
ब्लड फ्लो की स्पीड की वजह से जो है वो कम या ज्यादा होती है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगी, कभी कभी बहता हुआ दरिया देखा है? यस मैम। यस मैम। बहता हुआ दरिया देखा है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। आप कंसीडर ये करें कि आप एक बहता हुआ दरिया है, ठीक है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, जस्ट लाइक द फ्लो इन द वेजल्स, ब्लड फ्लो इन द वेजल्स, ठीक है। अब अगर आप एक चीज जो है वो फेंकते हैं दरिया में और वापस आप उसको निकाल लेते हैं, तो उसकी भी जो है वो एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी। तो ये डिपेंड करता है कि उस दरिया का फ्लो ज्यादा था या कम था। इससे आसान एग्जांपल तो कोई नहीं दे सकती ना मैं, ठीक है। ये आपको मेमोराइज करने के लिए है। n to a cos theta of the angle between the axis of the incident sound wave and axis of vessel being sampled। और इस पे भी डिपेंड, एंगल पे भी डिपेंड करता है कि जो साउंड वेव किस जो है एक्सिस पे गिरी और किस पे जो है हमारे पास वेजल थी वो उसका क्या था, हमारे पास एंगल क्या बन रहा था। देयरफॉर इफ दिस एंगल इज नोन एंड एक्यूरेट ब्लड फ्लो वेलोसिटी कैन बी डिटरमाइंड। तो अगर आपको ब्लड फ्लो का जो है वो पता है, भाई एंगल पता है, 60 एंगल है, 45 एंगल है, 90 एंगल है, तो आप उसकी, अगर आपको पता है कि एक दरिया बिल्कुल स्ट्रीम लाइन जा रहा है, उसमें कोई पत्थर नहीं है, जस्ट लाइक आप एक कैनाल की एग्जांपल ले ले। कैनाल में जो है एक हमें एंगल पता होता है कि ये 90 एंगल पे ब्लड सॉरी वाटर जा रहा है, 60 पे जा रहा है या 90 पे जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी आपको पता है कि डेफिनेटली अगर ये कम एंगल है इसका, तो इसकी वेलोसिटी भी कम होगी। कैनाल में और दरिया में यही डिफरेंस होता है कि जो उसमें हमारे पास दरिया का जो है वो एंगल हमें मेजर करना मुश्किल होता है, उसकी वेलोसिटी मेजर करना मुश्किल होती है, लेकिन एक जो स्ट्रीम लाइन जैसे कैनाल में जो है वो वाटर जा रहा है, तो उसकी हमें एंगल मालूम होता है और वेलोसिटी मेजर करना आसान होती है। सेम इन द केस ऑफ ब्लड वेजल्स, कि अगर आपको आर्टीरियल ब्लड फ्लो का एंगल पता है तो आपको उसकी वेलोसिटी मेजर करना ज़्यादा आसान है। अगर वेन का जो है वो ब्लड फ्लो सॉरी एंगल आपको मालूम है तो आपको उसकी वेलोसिटी, उसके ब्लड फ्लो की वेलोसिटी मेजर करना आसान है। ये प्रिंसिपल क्लियर हो गया या दोबारा समझाऊं? समझ आई है कि नहीं? यस मैम। चलिए ठीक है, आगे चलते। मैम एक बार रिपीट करिएगा। इसके बाद अब हमने जब कहा समझ आ गई, तो फिर अब मेरा नेक्स्ट टेम्पो बन गया कि भाई आगे हम इसको स्टार्ट करें अब बाद में, ठीक है, क्योंकि एक ही स्लाइड पे जो है वो 10 मिनट तो नहीं लगाए जा सकते ना, वो एट द एंड फिर दोबारा देख लेंगे, ठीक है। अब हम इसकी टाइप्स पे आ जाते हैं। कन्वेंशनल डुप्लेक्स स्कैनिंग कंबाइंस बी मोड इमेजिंग विद रेंज गेटेड पल्स डॉपलर एंड स्पेक्ट्रल एनालिसिस, ठीक है। जो हमारे पास कन्वेंशनल इमेजिंग है, जिसमें हमारे पास कोई जो है वो पावर डॉपलर का ऑप्शन नहीं है, कलर डॉपलर का ऑप्शन नहीं है, कंटिन्यूस वेव का ऑप्शन नहीं है, पल्स का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। कन्वेंशनल इमेजिंग जो वो है वो इमेजिंग होती है जिनमें हमारे पास ये सारे ऑप्शंस नहीं होते, ठीक है। जब उसको कंबाइन किया जाता है बी मोड इमेजिंग एंड रेंज गेटेड पल्स डॉपलर के साथ, तो हमारे पास आता है स्पेक्ट्रल एनालिसिस। जब हम सब के सब को इनको इकट्ठा कर लेते हैं तो तब हमारे पास आता है स्पेक्ट्रल एनालिसिस। अब वो स्पेक्ट्रल एनालिसिस हमें नज़र कैसा आता है वो हम अगले आगे देखेंगे। This method allows the examiner to obtain precise Doppler information from any vessel identified on a cross-sectional image and thereby by document the presence, direction, character and velocity of flow in that vessel। तो जब हमारे पास एक इमेज बी, एक वेसल बी नज़र आ रही है, हम उस हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसमें पल्स डॉपलर देख सकें, बी मोड देख सकें, रेंज गेटेड पल्स डॉपलर देख सकें, तो जो एग्जामिनर है वो ये बता सकता है कि ये वेजल है, ये कौन सी वेजल है, इसमें डायरेक्शन ऑफ ब्लड क्या है, इसका कैरेक्टर कौन सा है, इसकी वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या है, ठीक है। जितनी मैक्सिमम हमारे पास जो है वो ऑप्शंस होंगे स्टडी करने के, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी आपके पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। कलर डॉपलर इमेजिंग
कलर डॉपलर के नाम से ही शो है कि भाई जो है इसने हमें कलर इमेजेस दिखानी है, ठीक है। जैसे हमने जो है हार्ट की वेजल देखने के लिए कंट्रास्ट इंजेक्ट कर लिया, तो हमें जो है वो कलर डॉपलर में हमें कंट्रास्ट इंजेक्ट किए बगैर ही जो है वो वेजल नजर आना शुरू हो गई, ठीक है। Color Doppler imaging combines real-time imaging with semi-quantitative color encoding of Doppler shift frequency. This is done by calculating the average if from each pixel in an entire image. ठीक है। डॉपलर शिफ्ट फ्रीक्वेंसी मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी, ये जो यहाँ पे भी शामिल है, किस किस को याद है? इक्वेशन किस किस को याद है? मैम मुझे याद है। और किसको याद है? मुझे भी याद है। उसको एक्सप्लेन करें जरा, क्या थी? मैम था जिसको हम डॉपलर शिफ्ट कह रहे थे, इज इक्वल टू एफ टी था, ट्रांसमिटेड वेव कह रहे थे, फिर वी आपकी था, वेलोसिटी आवाज कह रहे मुझे थे, क्लियर नहीं आ रही। एंगल था। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, ऐसे बताएं कि ताकि बाकी जिनको याद नहीं है उनको भी समझ आ जाए। नहीं, आपकी बेटा आवाज नहीं आ रही, शायद कोई इशू है। चले बाद में हम इसको देखेंगे, ठीक है। This average is color encoded depending on the velocity and direction of flow relative to the transducer and is superimposed on the conventional anatomic grayscale image with color Doppler imaging. Therefore, the entire anatomic cross section is sampled for Doppler information. कि हम जो भी हमारे पास color Doppler principle की वजह से जो हमारे पास information आ रही है उसमें उसका amplitude matter कर रहा है, frequency matter कर रही है और phase matter कर रहा है, ठीक है। इन सारी चीज़ों ने मिल मिला के हमें जो है वो कलर डॉपलर प्रिंसिपल की इमेज दे दी, ठीक है। अब हम तीनों में जो है वो डिफरेंस देखेंगे। सिंपल ग्रे स्केल अल्ट्रासाउंड में जो है वो आपको कोई सिर्फ एक वेजल नज़र आ रही है और इसके साथ भी एसोसिएटेड एक वेजल नज़र आ रही है, लेकिन कोई जो है वो कलर नज़र नहीं आ रहा, कोई पावर डॉपलर नज़र नहीं आ रहा, कोई पल्स वेव डॉपलर जो है वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब हम इसी को पल्स कलर डॉपलर के साथ मिलाएंगे तो वेजल में हमें जो है वो कंट्रास्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा, ब्लड फ्लो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब हमारे पास स्पेक्ट्रल डॉपलर है तो स्पेक्ट्रल डॉपलर की ये खूबी है कि इसने हमें ग्रे स्केल इमेज भी दिखाई, ग्रे स्केल इमेज के अंदर हमें कंट्रास्ट भी दिखाया और इसकी हमें वेव फॉर्म्स भी दिखाना शुरू हो गया, इसकी वेलोसिटी भी दिखाना शुरू हो गया, इसकी फ्रिक्वेंसी भी दिखाना शुरू हो गया। अब कलर डॉपलर में, स्पेक्ट्रल डॉपलर में और ग्रे स्केल अल्ट्रासाउंड में फर्क मालूम हो गया? यस मैम। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास ये स्पेक्ट्रल वेव फॉर्म को हम जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि भाई स्पेक्ट्रल वेव फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये एक वेव फॉर्म बनी हुई है, इसको हमने कहा है कि भाई ये स्पेक्ट्रल वेव फॉर्म है, ठीक है। स्पेक्ट्रल वेव फॉर्म एट द बॉटम ऑफ द इमेज, कलर डॉपलर एट टॉप। स्पेक्ट्रल वेव फॉर्म नीचे होती है और कलर डॉपलर इमेज ऊपर होती है। जैसा कि इस इमेज में आपको नजर आ रहा है कि वेव फॉर्म नीचे की तरफ है और इमेज ऊपर वाली साइड है। इसी वेजल का जो ब्लड फ्लो है वो हमें वेव फॉर्म की सूरत में नीचे नजर आ रहा है, ठीक है। सैंपल वॉल्यूम, कि हमने जो सैंपल वॉल्यूम है, जिस हमने जो इसका वॉल्यूम मेजर करना है इन द सेंटर ऑफ द वेजल फॉर करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ लेमिनर फ्लो, क्योंकि जो भी वेजल होती है उसका सेंटर ही हमें बताता है कि ये यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो होगा या लेमिनर फ्लो होगा, ठीक है। तो अब इस इमेज को अगर हम एक्सप्लेन करें तो spectral Doppler examination components diagram at left shows general layout of a spectral Doppler image. The spectral waveform is displayed on the lower half of the image. A color Doppler image is shown above the waveform. ठीक है, कि कलर डॉपलर जो है वो हमें अबव द वेव फॉर्म नजर आएगा, लेकिन जो है हमें इमेज जो उसकी वेव फॉर्म है वो डाउन साइड पे नजर आएगी, ठीक है। अगर हमने मैग्नीफाइड व्यू जो है वो राइट साइड पे अगर हम देखें ऑफ द कलर डॉपलर इंटरोगेशन रीजन शोज द कंपोनेंट्स यूज्ड टू एक्वायर द वेव फॉर्म, ठीक है। डॉपलर बीम पाथ ग्रीन, जो हमारे पास बीम का पाथ है वो ग्रीन है। एंगल इंडिकेटर ब्लू है, ये हमें एंगल बता रहा है कि बीम का फ्लो के साथ एंगल क्या है, 45 है, 60 है या 90 है, विच इज ओरिएंटेड पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द वेजल,
ठीक है। डॉपलर का एंगल शुड बी लेस देन 60 डिग्री एंड सैंपल वॉल्यूम आर गेट येलो ग्रे एरोज फ्लो डायरेक्शन। ठीक है, तो इन ग्रे एरोज ने हमें फ्लो की डायरेक्शन बताई कि आया ये पेरिफेरी की तरफ जा रहे हैं या ब्रेन की तरफ जा रहे हैं। ग्रीन लाइन ने हमें क्या बताया, बीम का पाथ बताया। ठीक है, जो हमारे पास ब्लू जो है वो हमारे पास सेंटर में है, तो इसने हमें बीम के साथ एंगल को बता दिया। ठीक है, क्लियर हो गया कि कैसे हमारे पास एक वेव फॉर्म बनती है, यस कौन मैम। कौन सी चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो वेव फॉर्म बन रही है वो कंसिस्ट कौन कौन सी चीज़ों पे करती है। अक्सर बच्चों का ये सवाल होता है कि भाई हमें जो है वो वेव फॉर्म को एक्सप्लेन करके बताएं कि वो क्या चीज़ है। हम वेव फॉर्म को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, डायग्नोस कैसे करेंगे। हमें जो है हमारे पास जो बेसिकली ये सारा जो एरिया है यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जो एंड हो रही है, अब ये एंड क्या हो रही है, दिस इज द पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी और दिस इज द एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी। ठीक है, पीक का ये मतलब है कि ये वेलोसिटी के साथ पीक जो है ब्लड फ्लो की वेलोसिटी जो है वो पीक पे वेव फॉर्म को लेके जा रही है और उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन होके यहाँ पे क्या है, एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी है। सिस्टोल में ब्लड जो है ऊपर की तरफ वेलोसिटी ऊपर की तरफ जाती है, वेव फॉर्म ऊपर की तरफ जाती है, हाई एम्पलीट्यूड होता है। और एंड डायस्टोलिक में लो जो है वो वेव फॉर्म होता है। और इस ड्यूरेशन में ये जो पीक बनती है इसके दरमियानी एरिया को हम स्पेक्ट्रल विंडो कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सारी की सारी स्पेक्ट्रल विंडो आ गई। और अगर स्पेक्ट्रल विड्थ जो है ये वेव फॉर्म हमारे पास बनी और इसकी हमने जो है वॉल की मेजरमेंट जो हम करते हैं इसको कहते हैं स्पेक्ट्रल विड्थ। और ये किस इंटेंसिटी से ऊपर जाके नीचे आती है इसको कहते हैं स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। तो अब हमारे पास जो स्पेक्ट्रल डॉपलर में जो वेव फॉर्म बन रही है, अगर आपको कोई पूछे कि भाई वेव फॉर्म तो तुम कहते हो कि बनती है, तो वेव फॉर्म में आपने चीज़ें कौन सी एक्सप्लेन करनी है। वेलोसिटी को कैसे देखोगे, पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी को कैसे देखोगे, एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी को कैसे देखोगे, स्पेक्ट्रल विंडो क्या होती है, स्पेक्ट्रल विड्थ क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, टाइम क्या होता है। तो इस वेव फॉर्म को जो है वो याद कर लोगे, सुना दोगे किसी को, मुश्किल तो नहीं है। मैम स्पेक्ट्रल विंडो और स्पेक्ट्रल विड्थ में क्या डिफरेंस है? स्पेक्ट्रल विंडो और स्पेक्ट्रल विड्थ में ये डिफरेंस है कि एक कॉर्नर से शुरू होकर दूसरे कॉर्नर तक जो एरिया हमारे पास मेजर हो रहा है दिस इज स्पेक्ट्रल विंडो। और यस एक मैम। एक जो हमारे पास एक उसकी वॉल आ रही है, एक वॉल शो हो रही है, उस एक वॉल की मेजरमेंट क्या है, दिस इज द स्पेक्ट्रल विड्थ। आप समझ आ गया जरवा? मैंने पूछा था, मैम ने आ गई समझ। माहम ने पूछा था। यस मैम। जरवा और माहम की आवाज एक जैसी लगती है मुझे। जरवा प्रेजेंट है? यस मैम। आज खामोश है। चलें, अब खैर ये तो क्लियर हो गया कि भाई हम डॉपलर की बात तो करते हैं, हम वेव फॉर्म की बात तो करते हैं, हम वेजल की बात तो करते हैं, लेकिन वो असल में होती क्या चीजें हैं वो समझ में आ गई हैं। यस मैम। यस मैम। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि जो है हमने इस ये जो हमारे पास वेजल ये जो वेव फॉर्म बन रही है, ये जो हमारे पास डॉपलर इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसमें हमने क्या क्या चीज़ें मेजर करना होती हैं। ठीक है, हमने फ्लो की डायरेक्शन देखनी होती है। ठीक है, किस तरफ है, उसका पैटर्न कैसा है, ठीक है या नहीं है। ये हमारे पास एक नॉर्मल वेव फॉर्म थी। ठीक है, ये नॉर्मल एक जो वेव फॉर्म आती है ये वो थी। अब जब यहाँ पे अबनॉर्मेलिटीज आएंगी तो हम कहेंगे भाई ओहो यहाँ तो इसकी तो पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी ही कम है, इसकी तो एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी बड़ी हाई है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कहीं कोई डिसफंक्शन चल रहा है। जब भी कोई डिसफंक्शन चलता है, वेलोसिटी कम या ज़्यादा होती है, पीएसवी ईडीवी जो है वो कम या ज़्यादा होते हैं, स्पेक्ट्रल विंडो या तो बिल्कुल नैरो हो जाती है या बहुत ज़्यादा जो है वो डायलेट हो जाती है। ठीक है, फ्लो वेलोसिटी देखेंगे कैसी है,
लो वर्सेस हाई फ्लो, फ्लो पैटर्न विद इन अ वेसल, लैमिनर फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है, फ्लो की फ्लो डिस्टॉर्टेड तो नहीं है। डिस्टॉर्टेड कब होगा? जब कोई ब्लॉकेज होगी। फ्लो चेंज बियॉन्ड अ नैरो एरिया, ठीक है। पोस्ट स्टिनोटिक चेंजेस, फ्लो वॉल्यूम क्या है? अब भाई हमने फ्लो का वॉल्यूम भी देखना है। ये कौन से फ्लो की बात हो रही है? ब्लड फ्लो की बात हो रही है। कलर फ्लो इमेजिंग क्या है? कलर फ्लो डिस्प्ले एंड डायरेक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम जो है वो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। फ्लो के डायरेक्शन की तरफ आ जाते हैं। ब्लड फ्लो, सॉरी इसको ना मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको जो है ना वो पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो आपको पता ही है वेजल्स की बात कर रहे हैं तो ब्लड फ्लो ही होगा, ठीक है। फ्लो टुवर्ड्स द ट्रांसड्यूसर अबव द बेस लाइन। अब बेस लाइन कौन सी होती है मेरे बच्चे? ये हमारे पास क्या है? ये बेस लाइन है, ठीक है। ये क्या है? ये बेस लाइन है। बेस लाइन। ये भूलेगी? नो नो मैम। नो मैम। अब जो ये बेस लाइन से जो नीचे वाला एरिया आ रहा है ना, थोड़ी थोड़ी सी जो है वो हमारे पास पल्सेस आ रही हैं। ये बिलो नो द मैम। बेस लाइन होगी, ये अबव द बेस लाइन होगी। अब हम पढ़ते हैं कि भाई जो फ्लो टुवर्ड्स द ट्रांसड्यूसर होगा अबव द बेस लाइन, ठीक है। जो ट्रांसड्यूसर की तरफ ब्लड आ रहा होगा वो बेस लाइन से ऊपर की तरफ शो होगा। जो बिलो द बेस लाइन होगा, इसका मतलब क्या है कि वो ट्रांसड्यूसर से दूसरी तरफ ब्लड जा रहा है। ये ऑपरेटर की चॉइस होती है कि वो अबव रखता है या बिलो रखता है। क्लिनिकल कोरिलेशन इसका क्या है कि भाई क्लिनिकल कोरिलेशन में हम इसको कैसे देखते हैं? हमें अबव एंड बिलो द बेसलाइन कैसा दिखता है? नॉर्मल लीवर फ्लो हेपेटोपीटल टुवर्ड्स द लीवर। नॉर्मल जो लीवर का फ्लो है उसको हेपेटोपीटल टुवर्ड्स द लीवर कहेंगे, रिवर्स्ड इन पोर्टल हाइपरटेंशन। लेकिन जो है रिवर्स में जब पोर्टल हाइपरटेंशन होगी, जब पोर्टल वेन में हाइपरटेंशन होगी, उसका ब्लड फ्लो जब भी हाइपरटेंशन होती है, हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है कोई बताएगा? हाइपरटेंशन किस बीमारी को कहते हैं? मैम जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। बिल्कुल। तो लो ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं? हाइपो। हाइपोटेंशन। तो इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल को क्या कहते हैं? हाइपरग्लिसीमिया। और लो 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 ग्लूकोज लेवल को? हाइपो। हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया। रेडिएशन साइंसेस पढ़ रहे हो ना? यस मैम। यस रेडियो ओपैक और रेडियो ल्यूसेंट का फर्क पता है? यस यस मैम। अगर एक्सरे में जो है रेडियो ओपैक और रेडियो ल्यूसेंट टर्म्स यूज होती हैं तो अल्ट्रासाउंड में कौन सी टर्म्स यूज होती हैं? मैम हाइपो हाइपोइकोनिक का हाइपर आइसो आइकोनिक। और सीटी में कौन सी यूज होती हैं? पता मैम सिटी का नहीं पता। सीटी का नहीं पता? एमआरआई का भी नहीं पता? नो मैम। नो। चलो मैम बता पता देती है। हूँ। जब किसी एक्सरे की इमेज को हमने देखना हो तो हम कहते हैं रेडियो ओपैक है या रेडियो ल्यूसेंट है। जब अल्ट्रासाउंड की इमेज को देखते हैं तो कहते हैं हाइपर और हाइपो तो बता दिया, आइसो और एनए कोई कौन बताएगा? ठीक है बेटा, आपकी जुबिया आज शायद आपके माइक को कोई प्रॉब्लम है, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। और सीटी की जब हम बात करते हैं तो सीटी में होता है हाइपर डेंस और हाइपो डेंस, ठीक है। और जब हम एमआरआई की बात करते हैं तो उसमें यूज़ होती हैं हाइपर इंटेंस और हाइपो इंटेंस, ठीक है। ये टर्म्स यूज़ होती हैं। और न्यूक्लियर मेडिसिन की अगर मैं बताऊं आपको तो उसमें कोल्ड नोड्यूल और हार्ड नोड्यूल हम कहते हैं, ठीक है। या कंट्रास्ट अपटेक कहते हैं या कोल्ड एरिया कहते हैं। क्लियर है? यस मैम। कोई मुश्किल इसमें? नो मैम। ठीक है। तो अभी हमने हेपेटिक आर्टरी की बात की थी कि जो बेस लाइन से नीचे जो होगा एरिया वो हमारे पास जो है वो होगा जो ट्रांसड्यूसर से अवे की तरफ जा रहा है। और जो बेस लाइन के ऊपर की तरफ जो वेव फॉर्म होगी वो टूवर्ड द लीवर होगी। तो हेपेटिक वेन में बेसिकली एंटीग्रेड फ्लो उसको इसीलिए कह रहे हैं कि वो ट्रांसड्यूसर से अवे जा रहा है और हेपेटिक आर्टरी में टूवर्ड द ट्रांसड्यूसर आ रहा है, तो दैट इज एंटीग्रेड फ्लो। और वो बेस लाइन से जो है वो ऊपर है। डिफरेंस पता चल गया? कोई मुश्किल इसमें?
और ये भी देखो कि ये एंटीग्रेड है तो जो है वो ब्लू है, और जो है इसमें वेन में, और एंटीग्रेड जो है वो रेड है आर्टरी में। ठीक है, समझ आ गई? यस मैम। यस मैम। अब ये तो पता चल गया आपको कि भाई ब्लू जो है वो अवे होगा या टूवर्ड होगा, रेड जो है वो टूवर्ड होगा या अवे होगा, बेस लाइन से जो है वो नीचे वेव फॉर्म बनाएगा या बेस लाइन से अबव वो जो है वो वेव फॉर्म बनाएगा। तो अब आ जाती है बात, ये भी पता चल गया कि स्पेक्ट्रल का क्या डिफरेंस है, पल्स का क्या डिफरेंस है, ग्रे स्केल इमेजिंग का क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें क्लियर हो गई है ना। अब हम एक नई टर्म पढ़ते हैं, दैट इज फेजिसिटी। ठीक है, रेफर्स टू फ्लो फ्लक्चुएशंस ड्यू टू चेंजिंग प्रेशर। ठीक है, कि फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है चेंजेस। ठीक है, जो फ्लो के अंदर चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू चेंजिंग प्रेशर, प्रेशर में चेंज की वजह से जो फ्लो में चेंजेस आ रही हैं उसको कहते हैं फेजिसिटी। इसकी चार जो है वो आगे टाइप्स हैं, ए फेजिक वेव फॉर्म, नॉन फेजिक वेव फॉर्म, फेजिक और पल्सटाइल। अब मेरे बच्चे, आपने ये देख लिया कि भाई वेव फॉर्म बन रही है, ये वेन में जो है वो बन रही है, ये आर्टरी में बन रही है। ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया, लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि वेव फॉर्म बने ही ना, या ये भी तो हो सकता है कि जो है वो अधूरी वेव फॉर्म बने, जो है उसकी पूरी कर्व्स ना बने, उसकी पूरी जो है हमारे पास स्पाइक्स ना बने, ऐसा हो सकता है। यस मैम, हो सकता है। तो उस चीज को क्या एक्सप्लेन करती है? फेजिसिटी। ठीक है बेटा, यस मैम। आप सिर्फ मुझे 2 मिनट दीजिएगा प्लीज। बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। चलें यस हम मैम। वो देखते हैं कि भाई हम ये जो हमारे पास अब नॉर्मेलिटीज़ आएंगी हम उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे और वो हमें कैसी नज़र आ सकती हैं। ठीक है, ए फेजिक वेव फॉर्म का ये मतलब होता है नो फ्लो नो फेस डिजीज्ड वेजल विदाउट फ्लो। ऐसी वेजल जिसके अंदर बीमारी हो, जिसके अंदर फैट्स अकोमुलेट हो गई हों या जो ब्लॉक हो गई हो, उसके अंदर कोई वेव फॉर्म नहीं बनेगी। समझ आ गई है? यस मैम। यस मैम। नॉन फेजिक वेव, ए फेजिक का मतलब है नो फ्लो, नॉन फेजिक का मतलब है फ्लो इज प्रेजेंट बट देर इज नो वेरिएशंस और फ्लक्चुएशंस। ठीक है, कि फ्लो तो प्रेजेंट है लेकिन कोई वेरिएशन नहीं आ रही, कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रही। ठीक है, नॉन फेजिक में सिर्फ फ्लो प्रेजेंट होगा, वेरिएशन और फ्लक्चुएशन नहीं होगी। ठीक है, फेजिक का ये मतलब है कि फ्लो लेवल फ्लक्चुएशंस आर प्रेजेंट। फेजिक जो है वो वेन्स में होती है, पल्सटाइल आर्टरीज जो है वो पल्सटाइल होती हैं। जैसे आपकी रेडियल आर्टरी जो है, अगर आप देखो किसी ने जो है वो आपकी हार्ट बीट चेक करनी हो तो आप रेडियल आर्टरी पे चेक करते हो। ठीक है, आपने चेक करनी हो या किसी ने आपकी चेक करनी हो तो रेडियल आर्टरी चेक करते हो, फेमरल आर्टरी चेक करते हो या कैरोटिड आर्टरी चेक करते हो। तो आर्टरीज जो है वो पल्सटाइल होती हैं, वेन्स जो हैं वो फेजिक होती हैं। ठीक है, तो लो लेवल फ्लक्चुएशंस बनेगी वेन में, और पल्सटाइल में क्या होगा, आर्टरीज जो है वो पल्सटाइल होंगी और उसमें मार्क्ड फ्लक्चुएशंस बनेंगी, जैसे इन केस ऑफ हमारे पास हेपेटिक आर्टरी में प्रीवियस जो है उसमें इमेजेस में बनी थी। क्लियर हो गया? बेटा समझ आई है? जाग रहे हैं कि यस सो रहे हैं? मैम। यस मैम। यस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई जो है वो कैसी हमें जो है वो नज़र आ रही हैं। अब ये तो हो गया कि सॉरी, पल्स स्टाइल में हाई जो है वो वेव फॉर्म्स बन रही हैं। ठीक है,
हाई फ्लक्चुएशंस हैं। इसमें जो है हमने पीछे जब स्पेक्ट्रल में देखा तो वो भी आर्टीरियल भी देखा, वीनस भी देखा, ठीक है। फेजिक में जो है वो कम लेवल की, लो लेवल की वेरिएशंस होंगी, ठीक है, और कम लेवल की जो है वो स्पाइक्स बनेंगी। नॉन फेजिक में जो है हमने पढ़ा था कि फ्लो तो प्रेजेंट होगा लेकिन कोई वेव फॉर्म में नहीं बनेगी, कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगी, और ए फेजिक में जो है वो फ्लो होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ और टर्म्स भी हैं जो वेव फॉर्म को डेमोन्स्ट्रेट करती हैं, ठीक है। फेजिसिटी कैन बी क्वांटिफाइड इनटू मोनोफेजिक, बाइफेजिक, ट्राई एंड टेट्राफेजिक, ठीक है। It corresponds to the number of phases which are equal to the number of waveform component on either side of baseline. ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्रॉसपॉन्ड करती हैं उन नंबर्स को जो बेस लाइन के दोनों तरफ हों। यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल टर्म्स आर आल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अगर आप देखें तो मोनोफेजिक में या यूनी डायरेक्शनल में अबाउ द बेस लाइन ही सिर्फ वेव फॉर्म्स बनी हैं। बाईफेजिक में जो है वो बेस लाइन के दोनों तरफ जो है वो बन रही हैं, वेव फॉर्म्स बन रही हैं। ट्राईफेजिक में जो है वो QRS कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, दिस इज ट्राईफेजिक। और टेट्राफेजिक में दोनों साइड्स पे जो उनकी हाई लेवल की जो है वो वेव फॉर्म्स बन रही हैं। तो ये इनको जो है वो फेजिसिटी को इन चारों टर्म्स में भी जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। Directionality and phase quantification: when phase is identified as a component of phasic flow direction, waveforms may be described in terms of number of phases. All monophasic waveforms are unidirectional. Bidirectional waveforms may either be biphasic, triphasic and tetraphasic, ठीक है। A, B, C and D, ठीक है। एक वेजल है, वेजल के अंदर फ्लो है और बीम की डायरेक्शन है, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या कर रहा है, इफेक्ट ऑफ द डॉपलर एंगल इन सोनोग्राम। हाई फ्रीक्वेंसी डॉपलर सिग्नल इज ऑब्टेन्ड इफ द बीम इज अलाइंड मोर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। हमारे पास ए में जितनी अच्छी डायरेक्शन बनी, सबसे अच्छी वेव फॉर्म हमारे पास ए में बनी, ठीक है। बी में भी हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी डॉपलर सिग्नल आया लेकिन बीम अलाइंड नहीं थी। ये हमारे पास ए, बी और सी और डी है, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारे पास बी में इतनी अच्छी इमेज नहीं बनी जितनी अच्छी ए में बनी थी, क्योंकि उसकी जो साउंड बीम की जो डायरेक्शन थी वो ए में मोर अलाइंड थी, बी में कम अलाइंड थी, ठीक है। द बीम फ्लो एंगल एट सी इज ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंड देयर इज अ वेरी पुअर डॉपलर सिग्नल। तो सी ने क्या किया कि 90 डिग्री का एंगल बनाया, किसके साथ, फ्लो के साथ। तो बहुत कम जो है वो बहुत पुअर किस्म की जो है वो हमारे पास वेव फॉर्म बनी। द फ्लो एट डी इज अवे फ्रॉम द बीम एंड देयर इज नेगेटिव सिग्नल। तो क्या हुआ कि जो डी में था वो फ्लो ही अवे था ट्रांसड्यूसर से, तो नेगेटिव सिग्नल में बेस लाइन के अपोजिट हमारे पास वेव फॉर्म आ गई। क्लियर हो गई है ये इमेज कि एंगल जितना अलाइंड होगा उतनी अच्छी हमारे पास वेव फॉर्म बनेगी। ये पहले लेक्चर, पहली स्लाइड में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आर्टरीज पल्साइल होती हैं या वेन्स? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आर्टरीज पल्साइल होती हैं या वेन्स? आर्टरीज होती हैं। वेन्स क्या होती हैं? मैम आर्टरीज होती हैं। ठीक है। वेन्स में लो पिच सिग्नल होता है, आर्टरीज में हाई पिच सिस्टोलिक पीक, रिलेटिवली लोअर डायस्टोलिक पीक होती है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि वेन्स में जो है वो थोड़ी जो है वो शॉर्टर वेव फॉर्म्स बनेगी एज कम्पेयर टू, वेन्स में शॉर्टर वेव फॉर्म्स बनेगी एज कम्पेयर टू आर्टरीज। इसका क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है? इन पोर्टल हाइपरटेंशन वीनस कोलेटरल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। पोर्टल हाइपरटेंशन में जब पोर्टल वेन में हाइपरटेंशन होती है तो वीनस कोलेटरल्स बनना शुरू हो जाती हैं, अब नॉर्मल वेन्स बनना शुरू हो जाती हैं। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेन्स एंड हेपेटिक आर्टरी। तो वो जो बनना शुरू हो जाती हैं वेन्स, उनको और जो है वो हेपेटिक आर्टरी को डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। दीज आर इजीली डिस्टिंग्विश्ड यूजिंग पल्स डॉपलर। तो जब इस किस्म की अबनॉर्मल आर्टरीज बनती हैं तो जैसे अब नॉर्मल आर्टरीज हम एंजियोग्राफी में कंट्रास्ट दे के उनको जो है वो डायग्नोज कर लेते हैं, तो
उन अबनॉर्मल आर्टरीज को हम पल्स डॉपलर के मैकेनिज्म से आसानी से जो है वो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल डॉपलर फ्लो पैटर्न्स के डॉपलर के नॉर्मल फ्लो के पैटर्न्स कौन कौन से हैं, ठीक है। किसको हम प्लग फ्लो कहेंगे, किसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे, किसको हम नॉर्मल फ्लो कहेंगे। इन प्लग फ्लो ऑल द रेड सेल्स मूव एट द सेम वेलोसिटी प्रोड्यूसिंग अ फ्लैट वेव फ्रंट, ठीक है। प्लग फ्लो में जो है वो हमारे पास जितने भी रेड ब्लड सेल्स हैं वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे और फ्लैट वेव फ्रंट देंगे। द डॉपलर स्पेक्ट्रम फ्रॉम दिस फ्लो पैटर्न इज कैरेक्टराइज्ड by a narrow spectral line and clear spectral window which presents the absence of lower velocities. That waveform typically is seen in the large arteries such as aorta, ठीक है। तो अब भाई प्लग फ्लो हमें नजर कैसा आता है वो हम इस इमेज में जो है वो देखेंगे, ठीक है। थिन वेवफॉर्म लाइन, क्लियर विंडो, हमारे पास इसमें कोई लंबी चौड़ी किस्म की जो है वो वेव फॉर्म्स नहीं बनेंगी, थिन वेव फॉर्म्स बनेंगी, ठीक है। हमारे पास ये प्लग फ्लो है, ये लेमिनर फ्लो है, ठीक है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास अर्टा है, लार्ज मीडियम साइज्ड वेजल है हमारे पास, स्मॉल और कंप्रेस्ड वेजल है, और ये हमारे पास डिजीज्ड वेजल है, ठीक है। तो हम इनमें डिफरेंस देखेंगे कि भाई कहाँ कहाँ पे डिफरेंस जो है वो क्रिएट हुआ। इसमें हमारे पास थिन वेव फॉर्म क्लियर विंडो बनी, हम इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भाई कहाँ पे वेलोसिटी है, कहाँ पे पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी है, कहाँ पे एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी है। थिक वेव फॉर्म लाइन, पार्शियली क्लियर विंडो, इसमें भी हमें जो है वो वेव फॉर्म जो है वो थोड़ी सी क्या हो गई, थिक हो गई, लेकिन क्या हुआ, वेव फॉर्म इंटरफेस ओनली नो विंडो। इसमें हमें ये विंडो है, ये बेसिकली ये क्या है, ये विंडो है वेव फॉर्म के, ये साथ साथ क्या है, विंडो है, इसमें भी हमें विंडो नजर आ रही है। लेकिन डिजीज्ड वेसल में हमें कोई विंडो नजर नहीं आएगी, इसकी वेव फॉर्म्स जो हैं वो थिकंड होंगी। तो डिफरेंस पता चल गया कि भाई प्लग फ्लो में क्या होगा, लेमिनर में क्या होगा, और डिजीज में जो टर्बुलेंट फ्लो है उन तीनों की वेव फॉर्म्स में डिफरेंस पता चल गया। क्लास आपको आवाज नहीं आ रही? Yes, ma'am. मैम आ रही है मैम, एक्चुअली मुंह में से ना आज नेट बोलते का हुए बहुत आप, ज्यादा इशू है तो इस वजह बेटा से। आप लोगों को जो है वो बाकी सारी चीज़ों के लिए इंटरनेट का कोई इशू नहीं होता, लेकिन जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ या ये पूछती हूँ कि समझ आई या नहीं आई, यार आपका नेट का इशू हो जाता है। मैम सिर्फ नहीं, आज इतना वाकई में है। सिर्फ इतना जवाब देने में आपका क्या चला जाता है कि भाई समझ आ गई है, डिफरेंस पता चल गया है, ताकि टीचर कोई मैम वो अगला काम भी कर। जवाब पहले दे रही थी और आपको आवाज बहुत बाद में जा रही थी इसलिए। बाकी सारे सोए हुए, अब्दुल बसीर जाग रहे हो? अब्दुल मनान, जिस स्टूडेंट का जो है वो आवाज़ मुझे नहीं आएगी वो आज के बाद एब्सेंट मार्क होगा, क्योंकि आप लोग पिछली क्लास में भी मैंने जो है वो ये देखा, ये नोटिस किया कि आप लोग तो क्लास में होते ही नहीं हो, मैं तो ऐसे ही बोलती रहती हूँ। कुछ 2-4 बच्चियां जो हैं उनकी जो है वो एक इंटरेक्टिव सेशन होता है हमारा क्लास में, बाकी तो सारी बच्चियां और बच्चे सोए हुए होते हैं। लाइबा अबरार अब जाग रही हैं? Yes, ma'am. इंजा जमील, Yes, ma'am. अब्दुल बसीर और अब्दुल मनान तो सोए हुए हैं। हाफिजा फिजा, यस मैम। मारिया मुनीर, मैम प्रेजेंट हूँ। मोहम्मद अहमद, यस मैम। मोहम्मद मुबीन। मोहम्मद मुबीन, यस। बेटा यस मैम। आप जो है वो लेक्चर ज्वाइन करके 5-7 मिनट के बाद क्लास लीव कर देते हो, है आपकी मैम वो सारी जो है वो कनेक्टिविटी इशू है मैम, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है मेरा। आपके डेली के लेक्चर्स में जो है ना आपका यही आ रहा होता है कि आपने 5 मिनट की क्लास ली है, 7 मिनट की ली है या 10 मिनट की ली है, दैट्स इट। एक जो बच्चा है दाऊद चौधरी, दाऊद इसी क्लास में, सॉरी मोहम्मद राउफ, मोहम्मद राउफ आप प्रेजेंट है? सिकंदर सुबहानी, यस मैम।
किसने यस मैम बोला है? सिकंदर सुभानी। सरोज सिमाब। यस मैम। जोनिश बलोच। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। अब सबको समझ आ गई है कि भाई वेव फॉर्म्स क्या हैं, क्या चीज़ हमने उनमें देखनी है, वेव फॉर्म को हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। अगर हम इसको फर्दर मज़ीद देखें तो इसमें स्पेक्ट्रल विड्थ आपकी बहुत कम है। इसमें जो आपकी स्पेक्ट्रल जो है विड्थ और स्पेक्ट्रल विंडो जो है वो बहुत कम बनी जा रही है। और इसमें जो आपके पास डिजीज्ड वेसल है, इसमें स्पेक्ट्रल विड्थ और स्पेक्ट्रल विंडो में कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा, टोटली डिजीज्ड लग रहा है। ठीक है, और फर्दर जो है हम देखेंगे लेमिनर फ्लो। ठीक है, हमारे पास जो है हमने प्लग फ्लो देखना है, लेमिनर फ्लो देखना है, टर्बुलेंट फ्लो देखना है। प्लग फ्लो हमने देख लिया, उसमें हमारे पास जो है वो थिन वेव फॉर्म बन रही है लेकिन क्लियर विंडो के साथ बन रही है। लेमिनर फ्लो पेरिफेरल रेड ब्लड cells move at a slower rate than central red blood cells do because of friction offered by the vessel wall। कि हमारे पास जो है लेमिनर फ्लो में पेरिफेरल ब्लड वेसल जो था वो स्लो रेट पे के साथ मूव कर रहा है एज़ कम्पेयर टू सेंटर। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया कि जो है ब्लड जो है हमेशा सेंटर से जो है वो तेज़ी से फ्लो कर जाता है एज़ कम्पेयर टू साइड। फिर मैं अगेन आपको रिवर की एग्जांपल दूंगी कि अगर आप देखो तो आप जो है वो दरिया को जब देखते हो या दरिया के किनारे जाके बैठते हो तो साइडों पे जो पानी होता है वो कम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है। समटाइम्स आप जो है बीच जाके खड़े हो जाते हो या साइड पे बैठ जाते हो। ठीक है, लेकिन मिडल में हाई वेलोसिटी की वजह से आप आगे जाने की हिम्मत नहीं करते। सेम इन द केस ऑफ ब्लड वेसल कि जो साइड्स होती हैं वहाँ पे जो है वो कम उसका स्लो रेट होता है एज कम्पेयर टू सेंटर। This difference in flow velocities produces parabolic wave front. In Doppler ultrasound spectra, laminar flow appears as broadening of the spectral line and filling of the spectral window. That waveform usually is seen in vessels with a diameter of less than 5 mm. ठीक है, ये जो वेसल वेवफॉर्म हमें नज़र आ रही है इसका जो डायमीटर है वो लेस देन 5 mm होता है। टर्बुलेंट फ्लो के नाम से आपको पता है कि भाई ये डिजीज वेसल में होगा। Turbulent flow consists of wide range of velocities, includes reversed flow components, and is readily appreciated as multiple colors on Doppler images in spectra. A turbulent flow pattern is visible as spectral broadening with components below the baseline. Turbulent flow is considered normal near vessel bifurcations. The carotid bulb elsewhere is suggestive of abnormality. इस सारे के सारे का ये मतलब था जहाँ कहीं पे भी एक आर्टरी दो वेजल्स में जो है वो डिवाइड हो रही है, जहाँ पे भी बाइफर्केशंस हैं वहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो होगा। लेकिन उसके अलावा कहीं पे भी अगर टर्बुलेंट फ्लो है, टर्बुलेंट जो है वो वेव फॉर्म्स जो है अब नॉर्मल वेव फॉर्म्स बन रही हैं तो वो अब नॉर्मेलिटी ही आप सजेस्ट करेंगे। बाइफर्केशन कहाँ होती है? कैरोटिड बल्ब पे बाइफर्केशन होती है, अब्डोमिनल आर्टा पे बाइफर्केशन होती है, राइट और लेफ्ट आइलिक आर्टरीज में जो है वो वेजल्स डिवाइड हो रही होती हैं। तो बाइफर्केशन वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे वेजल्स डिवाइड हो रही होती हैं, वहाँ पे भी टर्बुलेंट फ्लो होता है लेकिन उसको अब नॉर्मल कहेंगे। लेकिन अगर कहीं और है तो दैट वुड बी अब नॉर्मल। ठीक है, ये सारे हो गए हमारे पास। पीछे जितने भी हमने पढ़े वो थे हमारे पास आर्टीरियल फ्लो पैटर्न्स। अब हमारे पास आगे हैं वीनस फ्लो पैटर्न्स। तो हम देखेंगे कि भाई वीनस फ्लो पैटर्न्स क्या होते हैं। नॉर्मल वीनस फ्लो इज अफेक्टेड बाय बैक pulsations that result from cardiac movements and biphasic changes associated with respiration. The visibility of respiratory phases in the venous waveform depends on many factors including the distance of the vein from the chest. Venous waveforms consist of S, V and D and A waves. ठीक है, तो जब भी आप अल्ट्रासाउंड रूम में इंशाल्लाह जाएंगे और अल्ट्रासाउंड करेंगे तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे लिखा होगा व्हाट इज़ PI, ठीक है, RI और SVD। ठीक है, ये तीन रेशियोज होती हैं, इनको याद रखना है। PI स्टैंड्स फॉर पल्सैलिटी इंडेक्स, RI स्टैंड्स फॉर रेजिस्टिव इंडेक्स और SVD जो है वो क्या है? वीनस वेवफॉर्म्स कंप्राइजेस ऑफ S, V एंड D। ठीक है, समझ आ गई है? नहीं समझ आई कि आ गई है? आ गई हमें। मैम SVD दोबारा बता दें।
वीनस वेवफॉर्म्स कंप्राइजेज ऑफ एस, वी एंड डी। अब वो कैसे हम एस, वी एंड डी जो है वो बनेगी, अभी तो मैंने जो है वो आपको पल्सैलिटी इंडेक्स, रेजिस्टिव इंडेक्स और ये चीज़ें भी तो बतानी है, तो आगे अगली स्लाइड में देख लें। यस मैम। यस मैम, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। जी बेटा एक सेकंड रुक जाए। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह आगे देखते हैं। जरवा ने पूछा था, माहम ने पूछा था एसवीडी। मैंने पूछा था, माहम ने। माहम ने पूछा था ना, थोड़ा सा सब्र कर लिया करो माहम। जो है हम आगे हैं देखने के लिए व्हाट इज एस, व्हाट इज वी, व्हाट इज डी एंड व्हाट इज ए। ओके, एस इज द सिस्टोलिक वेव which results from negative intra-arterial pressure with movement of arterioventricular septum toward the cardiac apex। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम कार्डियक एपेक्स की तरफ ये जो ब्लड का फ्लो जा रहा है उसको एस बोलें, ठीक है, लेकिन क्या है कि कोई भी सिस्टोलिक वेव होगी दैट विल बी डिनोटेड बाय एस। व्हाट इज वी? द वी वेव इज द रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव इंट्रा-आर्टीरियल प्रेशर क्रिएटेड बाय ओवरफिलिंग ऑफ द राइट एट्रियम, तो वो होगी V waveform। D is the diastolic wave which results from negative intra-arterial pressure caused by the opening of the tricuspid valve। ठीक है, the A wave reflects positive intra-arterial pressure during atrial systole। This pattern is most evident in the venous closest to the heart। ये जो हमारे पास SVD पैटर्न बन रहा होता है ये हार्ट के मोस्ट लाइकली क्लोज वेजल्स में भी बहुत अच्छा बनता है। मुझे वैसे माहम जैसे बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं जिनको लर्न करने की बड़ी जल्दी होती है कि फटाफट से हमें बता दें ये क्या है। ठीक है माहम? मैं पहले मैंने आपसे लेट पूछा था ना, तो आपने कहा था पहले नहीं बोली, अब मैंने जल्दी पूछ लिया तो अब भी कोई बात नहीं, मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे बच्चे जो कहते हैं कि हमें सारी चीज़ें जो है वो फटाफट से बता दी जाएं। तो मेरे बच्चे ये एस, वी एंड डी हमें शो, जैसे हमने देखा कि भाई वीनस फ्लो में ये पैटर्न बनेगा तो दिस वुड बी एस, दिस वुड बी वी एंड दिस वुड बी द डी। ठीक है, और हमारे पास जो बेस लाइन से अबव थोड़ी सी इसकी वेव फॉर्म जा रही होगी दैट वुड बी ए। अब क्लियर हो गया? यस मैम। मुश्किल तो नहीं है? नो मैम। बिल्कुल भी नहीं है। मैम थोड़ा सा है। किसको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है? जुबिया को लग रहा है? नो मैम, माहम को लग रहा है। अच्छा, असल में मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊं कि डॉपलर जो है ना, मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपके सीनियर्स में से किसी को डॉपलर अल्ट्रासाउंड नहीं आता। अगर आप उनसे एस, वी एंड डी पूछ लेंगे या पी आई या आर आई पूछ लेंगे उनको नहीं पता होगा। तो मैं आपकी बड़ी तारीफ़ करती हूँ आप बच्चों की, इसलिए करती हूँ क्योंकि जो है आप अच्छा लर्न करते हो। ठीक है, तो मैं बच्चों को बताती हूँ कि भाई मेरे जो 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं ना उनको मैं ये चीज़ें पढ़ा रही हूँ और उनको ये आती हैं। ठीक है, तो मुझे अच्छा भी लगता है कि आप जो है उनसे बेटर पढ़ रहे हो। ठीक है, तो डॉपलर मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मैंने आपके कोर्स करिकुलम में ये डेफिशिएंट चीज़ें देखी तो मेरा दिल किया कि मैं आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, तो अब अगर आपको समझ ना आए तो मुझे अच्छा फील नहीं होगा। और डॉपलर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो छोड़ देते हैं, पढ़ाते ही नहीं हैं, या जो है ना इससे भागते हैं कि भाई हमने डॉपलर जो है डॉपलर मुश्किल है, हम समझा नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, या ऐसे मामलात होते हैं। तो अगर आपको कहीं मुश्किल पेश आ रही हो या आपको समझ नहीं आ रही हो तो वी विल स्टॉप देयर। ठीक है, हम उसको फर्दर जो है आसान करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके तो स्टार्ट करते हैं। फ्लो चेंजेस बिहाइंड अ नैरोड एरिया पोस्ट स्टेनोटिक चेंजेस। ठीक है, एक नैरो एरिया है हमारे पास। अब हम आगे हैं डिजीज़ की तरफ। एक नैरो एरिया है, ठीक है, तो फ्लो चेंजेस उस नैरो एरिया के पीछे क्या होंगी? Seen in next few centimeter behind a narrow area, in severe stenosis, systolic peak will be lower, more rounded peak, torus
ये जो एक टर्म यूज होती है पार्वस एंड टॉर्डस, ठीक है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस। तो इसको इस जो है इमेज में बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है। इसको मैं ज़रा फर्दर बड़ा कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छा नज़र आए। अगर आप देखें हमारे पास ए, बी और सी, ये तीन हमारे पास इमेजेस हैं, ठीक है। अब हमने स्टेनोसिस में हमने देखना है कि वेवफॉर्म्स कैसी बन रही हैं। ये क्या तीनों आपको नॉर्मल वेवफॉर्म्स लग रही हैं? ये तीनों की तीनों क्या नॉर्मल है? नो नो मैम। मैम। नहीं है। ए में हमारे पास क्या है? नॉर्मल स्टीप स्लोप टू सिस्टोल, ठीक है। एक ये क्यू आर एस कम्प्लेक्स टाइप चीज़ तो हमारे पास बन रही है। लेकिन बी में हमारे पास क्या हुआ? मॉडरेट स्टेनोसिस विद लेस स्टीप एंगल। ये जो हमारे पास एंगल ये यहाँ पे बना था, इसमें ये एंगल ही नहीं बना, ठीक है। सी में स्लो अपस्विंग and smooth peak with severe stenosis between the arrows, the classic tortoise and at parvus waveform, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो क्लासिक टार्डस और पार्वस वेवफॉर्म बन गई, ठीक है। ये हमारे पास आपके पास दो एरो हैं, ठीक है। इन दो एरो के दरमियान क्या है कि कम स्टीप एंगल बना है, लेकिन इन दो एरोस के दरमियान क्या है कि एक नॉर्मल स्टीप स्लोप बनी है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली नॉर्मल में, मॉडरेट स्टेनोसिस में और जो है वो स्फीयर स्टेनोसिस में, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हमने जो है स्टेनोसिस देखनी होती है एंजियोग्राफी में, जो है वो कंट्रास्ट इन्हांस्ड एंजियोग्राफी। अगर जो है किसी को अच्छा डॉपलर आता है, कोई अच्छा डॉपलर करने वाला बंदा है, ठीक है, तो वो ये सारी की सारी जो डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफी है वो ख़त्म हो सकती है अगर वो स्टेनोसिस डायग्नोज हो जाए डॉपलर अल्ट्रासाउंड पे। समझ आ गई है? यस मैम। यस ठीक है। मैम। तो सच्ची बात यह है कि जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे कभी किसी टीचर के डॉपलर की समझ नहीं आई कि वो क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको मेरी समझ आए, ठीक है। यस मैम, आ रही है समझ। चलें, शुक्र है। मेरे साथ थोड़ा बुरा सा तजर्बा है डॉपलर का। मुझे नहीं समझ आती थी टीचर्स की जो वो पढ़ाते थे डॉपलर अल्ट्रासाउंड में। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं आपको समझा दूँ और आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब हमने कोई एक बच्चा, लायक वाला बच्चा, प्यारा वाला बच्चा, अच्छे वाला बच्चा एक्सप्लेन करे कि अब तक की समरी में हमने किन किन चीज़ों को कवर कर लिया है। गलत भी होगा तो हम ठीक कर लेंगे, बट यू हैव, आपको जो है ना वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। बेटा कोई एक बच्चा बता दो। मैम हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था डॉपलर वेव शिफ्ट के बारे में, फिर हम लोगों ने देखा कि उसमें एंगल, डायरेक्शन और उसका नॉर्मल के साथ एंगल वगैरह, उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन। फिर उसके बाद हमने देखा ग्रे स्केल, कलर डॉपलर और पल्स वेव डॉपलर में डिफरेंस। फिर हम लोगों ने वेव के डिफरेंसेस देखे हैं कि लेमिनार में कैसे, टर्बुलेंट में कैसे, नॉर्मल में, मतलब उनके डिफरेंसेस किस तरह में वेव फॉर्म में शो होगा। फिर हम लोगों ने वेव फॉर्म के पार्ट्स के नाम भी पढ़े हैं, जिसमें हमने एसवीडी। वेव विड्थ पढ़ी है, हाँ हाँ, साथ में हेल्प भी कर दो जुबिया माहम की। मैम एसवीडी ये भी हम लोगों ने पढ़ा, और फिर अभी अबव द बेस लाइन और बिलो द बेस लाइन हम लोगों ने उसका देखा। और हमने फिर अभी जो है वो, पढ़ो, बताओ और बताओ। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि नॉर्मल में एंगल जो है वो एक नॉर्मल एंगल में पल्स आती है, और एक जो है वो थोड़ी स्टीप होती है, और एक में स्फीयर स्टेनोसिस होती है। ये भी हमने पढ़ा। अब हमने ब्लड की डायरेक्शन देखी। अब जो है ना इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अब तक के लेक्चर में हमने जो है वो हमने नॉर्मल उसकी इक्वेशंस देखी, उसकी टाइप्स देखी, कलर होता है, पल्स होता है, ठीक है, वो सारी हमने उसकी टाइप्स देखी। फिर हमने देखा कि भाई वेव फॉर्म्स जो हैं, जो हमारे पास एक नॉर्मल वेव फॉर्म, आर्टीरियल वेव फॉर्म बनेगी, वो अबाउट द बेस लाइन बनेगी, ठीक है। उसकी पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी हम कैसे देखेंगे, डायस्टोलिक वेलोसिटी कैसे देखेंगे, उसका स्पेक्ट्रम हम कैसे देखेंगे, बीम की विड्थ कैसे देखेंगे, ये चीज़ें पढ़ी। फिर हमने आर्टीरियल वेव फॉर्म्स पढ़ी। फिर हमने वीनस वेव फॉर्म्स पढ़ी कि जो है अबव होंगी जो वो आर्टीरियल वेव फॉर्म्स होंगी, जो बिलो होंगी वो वीनस वेव फॉर्म्स होंगी, ठीक है। हमने उसकी डायरेक्शन देखी कि टूवर्ड होगा तो रेड होगा और अवे होगा तो ब्लू होगा। फिर हमने ये देखा कि फ्लो जो है वो प्लग फ्लो होता है, वो टर्बुलेंट फ्लो होता है, वो लेमिनर फ्लो होता है। तो प्लग फ्लो में हमने देखा जो जो वेव फॉर्म थी वो हमारे पास थिन थी, लेकिन उसकी विंडो क्लियर थी।
लेकिन लेमिनर में ये हुआ कि हमारे पास जो है वो जो थिक वेव फॉर्म बनी उसमें भी विंडो क्लियर थी, लेकिन जो डिजीज आर्टरी थी उसमें क्या हुआ कि जो हमारे पास बीम विड्थ थी वो क्या थी, बीम विड्थ में और बीम के स्पेक्ट्रम में कोई डिफरेंस नहीं था। और ये भी हमने पढ़ा कि जो है वो साइड वाइज जो पेरिफेरल ब्लड होता है वेजल में वो स्लो होता है और जो सेंट्रल होता है वो हाई होता है, ये पढ़ा ना हमने। फिर हमने ये देखा यस मैम। कि भाई जब नॉर्मल होगी तो स्टीप एंगल जो है वो ज़्यादा होगा, जब कम स्टीनोस्टिक होगी तो स्टीप एंगल थोड़ा डाउन हो जाएगा, लेकिन जब ज़्यादा स्टीनोसिस होगी तो हमारे पास टॉर्टस एंड पार्वस वेव फॉर्म बनेगी। ये हमारे पास आगे टॉर्टस और पार्वस वेव फॉर्म बन गई, यही पढ़ा था ना। यस चलो मैम। माहम ने और मैम सुबिया ने अच्छी कोशिश की, बाकी बच्चे भी जो है वो ध्यान से पढ़ा करें। मैंने आप लोगों को लेक्चर इसलिए जो है वो समराइज करके दोबारा से समझाया कि अब तक अगर कोई मुश्किल पेश आई हो तो काइंडली लेट मी नो। आप लोगों ने नहीं बोलना। मैम ये इसका क्विज फाइनल कौन सी डेट है, कब होगा? बेटा हमने फाइनल डेट डिसाइड कर ली थी ना। मैम आपने कहा था 7 या 11, मैं बता दूंगी फिर। तो मैक्सिमम क्या चाहते हैं कब हो? 7 ठीक है, आई थिंक 7 इज बेटर। यस मैम तो ठीक है। मैम हमारा ओके मैम। ऑलरेडी इसमें वाइवा है पैथो का। 7 को यस वाइवा मैम। है आपका, 7 को वाइवा है। मैम यस तीन मैम। तीन दिन है। हाँ यस मैम। 7 को कितने बच्चों का वाइवा है? मैम 3 दिन तक वाइवा है हमारा पैथो का, तो पता यस नहीं मैम। है कौन सी डेट। मैम 14 को ले लें नेक्स्ट वीक, उससे यस मैम। 14-15 वाले डेज में। 14 को मंडे है ना। मैम थर्सडे। मैम ठीक है, आप 14 को ले लें। 14 को मंडे है बेटा, तो वाई नॉट 11? मैम हमारा रेडियोलॉजी का है 11 को, ऑलरेडी मैम ने हमें बता दिया था। जब मैंने हम लोगों ने जो है वो सब लोगों के मशवरे से 7 को डिसाइड किया था ना। यस मैम। मैं यस मैम। मैम मैम 14 का है। पहले डेट कंफर्म नहीं की थी हमें पैथो की, उन्होंने बस ये कहा था फर्स्ट वीक में। पैथो की डेट कंफर्म नहीं है, मैम हो गई है अब ना हो अब। गई है कंफर्म। तो आपने उनको बताना था कि 7 को हमारा जो है वो जनरल अल्ट्रासाउंड की असेसमेंट है। मैम आप वाला भी नहीं ना कंफर्म था, आपका भी 7 या 11 में था। नहीं नहीं, हमने 7 में कंफर्म कर लिया था। अब आप लोगों का पैथो का कब है? मैम 7 को 3 दिन है ना, 7, 8, 9। फिर 11 को कर लें। मैम ना प्लीज 11 को ना रखें, 14 14। रख लें, 14 रख लें बेटा मैम। ये नहीं, ये कोई प्लीज बात ना मैम। हुई कि आधे कह रहे हैं 7 को रखे, आधे कह रहे हैं 11 को रखे, आधे कह रहे हैं 14 को रखे। अगर जब ये कोई अच्छी बात तो नहीं होती ना। मैम आप जो आपको मर्जी रख लें, अपनी मर्जी मैम से। 14 को रख लें, ठीक है। 14 वाला सही है मैम। फिर हम 4 को क्यों ना रख लें? मैम बहुत जल्दी। मैम मैम ये 4 तो को बहुत रख लें। जल्दी है। 4 को तो रख ले। सारे फ्री है, 4 को नो फ्री है मैम, ना। मैम बहुत प्लीज जल्दी है, मैम तैयारी करनी है अब। 14 कर मैम लें। रख ले 4 को, अगर 14 नहीं रखनी तो आप मैम 4 रख। हमारा वाइवा मैम कब हमारा है? कंप्यूटर का वाइवा है। मैम मेडिकल फिजिक्स का। आपका पैथो का वाइवा स्टार्ट कब हो रहा है? 4 से। मैम बायोमैकेनिक्स का भी है। मैम 14 में ठीक है। मैम 4 रख लें। कोई एक बात करें, कितने बच्चे जो हैं अपने हैंड्स रेज करें, कितने बच्चे जो हैं वो ये चाहते हैं कि हम 4 को ले लें? चार ये चाहते हैं कि हम 4 को रखें, 5, बस 5 बच्चे चाहते हैं कि हम 5 को रखें। और 7 के लिए कितने बच्चे विलिंग है?
मैम 7 भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। 7 भी ठीक है, कोई इशू नहीं या है। हमारा लेकिन वाइवा है लेकिन उसमें मैम पैथो का। बाकी बच्चों हमें का है मसला है पैथो। 7 ठीक है मैम, उसमें तो कोई issue 7 में जो है वो ज्यादा बच्चे कह रहे हैं, और 11 के लिए कौन कहता है? ये एक बच्ची 11 के लिए कह रही है। अच्छा, सब लोग हैंड्स जो है वो डाउन करें, सारे बच्चे अपने हैंड्स डाउन करें। आप मुझे बताएं कि पैथो का जो है वाइवा कितने बच्चों का है 7 को? माहम का, गाजिया का, जरवा, गाजिया, रिमशा, नूरीन। बेटा आप अपना वाइवा अपनी पैथो वाली मैडम को ये कह सकते हैं कि वो आपको 10 को ले ले। मैम हमारे पैथो के ना 12 लेक्चर है और वो काफी लंबे लेक्चर्स हैं, एक दिन में तैयारी नहीं हो मैम वो सकती। 3 दिन के अंदर, मतलब वाइवा एक दिन में नहीं, 3 दिन में। मैम तो 11 14 रख ले। तो 11 को 14 किस? रखना मैम। बेटा मैंने मेरे पास बाकी जो सेक्शंस है, मैंने क्या उनकी कोई मैनेजमेंट 14 को नहीं की होगी? मैम आप 11 रख लें। 11 को भी बच्चों के वाइवाज आ रहे हैं। मैम 11 रख लें बस, ठीक है। मैम 11 को हमारा ऑलरेडी है रेडियोलॉजी का। अभी खुद देख ले। आई थिंक मैम जो हम हमने 11 और 11 के दरमियान में ग्रुप ले सकते हैं, नहीं तो अगर कोई आ रहा है बच्चों का तो। मैम 11 ठीक है। मैम 4 या 14 रख ले प्लीज। मैम मैम 4 ही 14 रख लें। 14। 4 को कितने बच्चों का वाइवा है? मैम वाइवा तो नहीं है 4 को। अच्छा, 4 को कुछ भी नहीं है। नो मैम नो कुछ मैम भी नहीं हमारा है। वाइवा है कंप्यूटर का। मेडिकल फिजिक्स कितने बच्चों का कंप्यूटर का वाइवा है? 3 बच्चों का? 4। मैम मेरा भी है। मैम आपने खुद ही तो कहा था 7 को सही है मैम, 7 को कर लें। मैम 11 कर लें। मैम 7 ठीक है बिल्कुल। मैम 4 कर ले, 4 को 4 को ना रखें मैम प्लीज। अच्छा, 14 को तो कुछ भी नहीं है ना? 14 नो को मैम सारे फ्री नो हैं। नो मैम। यस यस मैम मैम। सारे फ्री हैं। मैम यस सारे मैम। फ्री है 14 को। ठीक है, 14 ठीक है। ठीक है बेटा, अब इससे डेट जो है वो मजीद चेंज नहीं होगी, ठीक है? ओके यस मैम, मैम। थैंक यू मैम। यस मैम। ओके थैंक बच्चे, यू मैम। अल्लाह हाफिज। मैम ध्यान रखिए डी। मैम जी 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 मैम आपने 7 लेक्चर बोले थे ना टोटल, हाँ जी मतलब जो। ओके फाइन जी मैम, थैंक जी। मैम डेट बता दें कंफर्म। हाँ, क्या कह रहे हैं? 14 है डेट, 14। ओके मैम। अब अगर जिसने कहा ना मेरा वाइवा है या मेरा क्विज है या मैं फ्री नहीं हूँ, तो नहीं मैम 14 सही है। मैम ठीक है यही। ठीक है, ओके। मैम मुझे आपसे बात करनी है। थैंक यू मैम। ठीक करें मैम वो अकबर अब्बास के अब्बू की डेथ हो बेटा। गई है, तो सबसे मैम पहली क्या? बात तो ये है कि आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम अब आ रही है? जी बोले। मैम वो अकबर अब्बास के अब्बू की डेथ हो गई है, तो मैम क्या असाइनमेंट आज सबमिट समझ नहीं आ रही, करवा? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा बेटा, ऊंचा बोल जाए, अपना माइक ठीक करें। मैम वो कह रही है मैम अब अकबर समझ आ अब्बास रही? के अब्बू की डेथ हो गई है तो वो असाइनमेंट लेट जमा करवा दे, कुछ ये कह रही है। कौन सी बच्ची गई? मैम मैम मैं ना। क्या नाम है बेटा आपका? मैमूना। मैम बच्चे आपका अगर ये मुझे बहुत अफसोस हुआ है, तो आप यस बेशक मैम। लेक्चर ना लेते। कब हुई अब्बू की डेथ? मैम वो मैम कल कल परसों हुई है। मैम कल हुई है। चलें, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करें। चलें ठीक है बेटा, आप बेशक क्लास ना लेते। यस मैम, तो मैम लेट जमा करवा दो वो असाइनमेंट। कितनी लेट, कब तक करवा सकती हैं? मैम मैम वो किसी और के दो फादर 3 की दिन। डेथ बता रही। जी अकबर बेटा, अब्बास। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम वो मैम अकबर मुन्ना अब्बास ना की बात कर किसी रही है। और के फादर की डेथ बता रही है आपको।
किसके फादर की डेथ? मुझे आपकी कुछ भी समझ में नहीं आ रही। अकबर मैम अब्बास। अकबर अब्बास के अब्बू। तो अकबर अब्बास तो प्रेजेंट है। नो मैम, बेटा वो मेरे वो पास अभी आ है। रहा नहीं, नहीं मैम, वो आ रहा वो मैंने उसको वो लेक्चर के स्टार्ट में प्रेजेंट था। मैम नहीं मैम, उन्होंने मुझे कहा था कि मैम से बात कर दो। वो खुद वो क्यों नहीं मैम बात अभी करते? वो खुद क्यों नहीं बात करते? चलिए ठीक है बेटा, ओके, क्लास का टाइम एंड हो गया। ओके।